हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने इस चैनल पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर जनरल स्टडीज़, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप एक एस्पिरेंट है और आप कॉमर्स के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स देख रहे हैं, जितने आपने दिए हैं, आपको देखने को मिलेगा हर एग्जाम के अंदर एक जो पोर्शन है वो हमेशा इन सब्जेक्ट का रहता है। जनरल स्टडीज़ हो गई जिसमें जीके और दूसरे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो कॉमर्स के साथ हमेशा रहते हैं। अब उनका वेटेज जो है वो चेंज होता रहता है। किसी एग्जाम में ये 40% होता है, किसी में 30, किसी में 20, किसी में 10। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो कॉमर्स पार्ट है उसके अंदर हम सब लोग कहीं ना कहीं जो बराबर है, इक्वल अपनी पोजीशन रखते हैं, तैयारी रखते हैं, क्योंकि वही सोर्सेज है जो हम सब लोग पढ़ रहे हैं, इतने टाइम से पढ़ते आए हैं। प्लस अभी भी जब भी एग्जाम आता है तो हम उन्हीं से प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ये वो एरियाज है जिनके अंदर क्या करते हैं लोग, अपनी जो स्कोर है, अपना जो मेरिट है, उसको सुधारने के लिए इन सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई पर्सन है जो कॉमर्स में ठीक ठाक एवरेज है लेकिन साथ में उसने ये सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर रखे हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म करेगा कंपेरेटिव टू एक पर्सन जो कॉमर्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन इन सब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है क्या कि इन सब्जेक्ट को भी हम साथ में लेके चलें और इनके अंदर एटलीस्ट एक अच्छी पोजीशन अपनी बनाएं, क्योंकि एक साल में आप 3-4 जितने भी एग्जाम दोगे हर किसी में इनका वेटेज मिलेगा। तो ये वीडियो खास करके इसी पूरे जो डिस्कशन है उसको कवर करेगा और कोशिश करूँगा एक एक चीज़ को कवर करूँ मैं, जो भी आपके लिए रेलेवेंट है। तो इसीलिए मैं अगर मुद्दे से भटकूँ नहीं, अपना जो डिस्कशन है बिल्कुल टू द पॉइंट रहे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बना के लेके आया हूँ। जैसे सबसे पहली चीज़ यही कि आखिर ये सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, दूसरा इनका इम्पोर्टेंस और वेटेज क्या है। जैसे एग्जाम टू एग्जाम डिपेंड करता है, किसी एग्जाम में ये 40% आता है, किसी में 50-50 मामला है, कॉमर्स 50 का 50% ये वेटेज। तो जिस तरह का वेटेज और इम्पोर्टेंस है उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वेटेज 40-50% तक है देन आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, आपको अच्छे से तैयार करना ही होगा। वहीं अगर एग्जाम में इसका इम्पोर्टेंस बहुत कम है तो वहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी अपन कुछ और बनाएंगे कि वहाँ पे फिर मिनिमम नंबर कैसे लपके जाए छोटे छोटे एरियाज कवर करते हुए, क्योंकि वेटेज ज़्यादा नहीं है तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। फिर क्या इनके लिए कोई कोचिंग क्लासेज और इस तरह का आपको सपोर्ट की आवश्यकता है या नहीं, अगर करें तो किस तरीके की क्लासेस करें, ज़्यादा लंबे लेंथी लेक्चर्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। सबसे मेन चीज़ जो है, अपना डिस्कशन मेन इसी पे रहेगा, आखिर इसको कैसे तैयार करना है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास समय कम है तो किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और थोड़ा सा अगर आपके पास फ्रीडम है, टाइम है 2-4 महीने का, तो वहाँ पे आप किस तरीके से इन सब्जेक्ट में बिल्कुल मास्टरी कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट, जो कुछ बेस्ट सोर्सेज, बुक्स, वेबसाइट या कोई भी सोर्सेज जहाँ से आप इन सब्जेक्ट को प्रिपरेशन में कंटेंट जो है वो प्राप्त कर सकें, वो सोर्सेज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। उससे पहले आप सबसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, ये चैनल जो है एक नया इनिशिएटिव है मेरी तरफ से, जिसपे मैं कोशिश करता हूँ कॉमर्स के जितने भी अपने साथी हैं उनके लिए जो भी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स हैं, उनके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो कंटेंट है प्रिपरेशन से रिलेटेड, जैसे ये आज का वीडियो है, डेली जो है मिनिमम मैंने वादा किया आप सबसे कि मैं एक लेक्चर, एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको कुछ न कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा सबसे मेन चीज़, इस चैनल का पर्पज़, हम सब के लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, वो टाइम पीरियड ऐसा होता है जिस दौरान हम सिर्फ डिसीजन लेने में निकाल देते हैं कि ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, इसकी करें, थोड़ा वेट करके आने वाले और एग्ज़ाम की कोई प्रिपरेशन के लिए प्लान करें, अभी कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन करनी चाहिए, टाइम ज़्यादा हो गया। तो इस तरह के हज़ारों सवाल होते हैं, चाहे आपने ग्रेजुएशन की है, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो ये क्वेश्चंस हर किसी के लाइफ में आते हैं। ऐसे में अगर आपको कोई राइट डायरेक्शन, कोई आपको थोड़ा बहुत गाइड करे, हो सकता है वो चीज़ आपके काम आ जाए। तो मेरा पर्पज़ यहाँ पे ये भी है कि इस तरह का आपका कोई भी करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो मैं
मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप अगर मेरे तक शेयर कर पाएँ और मैं आपकी किसी तरह से उसमें डिसीजन लेने में मदद कर पाऊँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इतना मेरा एश्योरेंस है कि आपको इस पे निराशा नहीं मिलेगी। आपको डेफिनेटली एक बेहतर और अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और आते हैं सबसे पहली चीज़ यही कि ये सब्जेक्ट कौन कौन से। वैसे तो हम सब जानते हैं कि 2 तरह के एग्जाम्स होते हैं मेनली कॉमर्स के लिए। अगर आप PSU एग्जाम्स की बात करें जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, तो वो IBPS और इस तरह की संस्थाओं के द्वारा एग्जाम्स ये कंडक्ट करवाए जाते हैं। और IBPS और इन एग्जाम्स के अंदर आपको जनरली जो है रीजनिंग देखने को मिलेगी, मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये सब्जेक्ट तो मिनिमम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वहीं पे अगर आप दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो आपको जनरल स्टडीज़ का वेटेज मिलेगा। जनरल स्टडीज़ क्या होती है अभी आते हैं हम इसके ऊपर। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इस तरह की करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेंगे। प्लस जो ऊपर बताएं उनमें से मैथ्स या इस तरह के कुछ टॉपिक ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम स्पेसिफिक मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा। जैसे अगर फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, स्कूल लेक्चरर का, कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम है, अकाउंट ऑफिसर का, जूनियर अकाउंटेंट का, इस तरह के दूसरे जितने भी PSUs में एग्ज़ाम है, हर किसी में ये सब्जेक्ट आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ये जो सेशन ले रहा हूँ, इसको मैं 2 पार्ट में करूँगा। आज के पार्ट में एक पार्ट होगा अपना, फिर सेकंड पार्ट में हम कुछ सब्जेक्ट और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है। दूसरी चीज़ इनकी इम्पोर्टेंस और वेटेज। तो देखिए इम्पोर्टेंस और वेटेज के बारे में मैं यूँ कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो आप मिनिमम मान के चलिए, कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है अपना कॉमर्स का, उसके अंदर आप मिनिमम कह रहा हूँ मैं 20 to 30% जो वेटेज है वो इन अदर सब्जेक्ट का, जो जनरल सब्जेक्ट है, इनका रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 100% वेटेज जो है वो कॉमर्स का, टेक्निकल सब्जेक्ट का आपका हो। उसमें भी जो अपने स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं उसके अंदर आप करीब करीब मान के चलिए 40 to 50% जो इक्वल परसेंटेज जो है वेटेज किसका रहता है, जनरल स्टडीज़ और इन सब्जेक्ट का रहता है। कहने का मतलब ये है, भले मैं तो ये तो ज़्यादा कह रहा हूँ, सिर्फ अगर 20 से 30% वेटेज भी है तो अगर 100 नंबर का पेपर है उसके अंदर 70 नंबर तो आपका कॉमर्स का हो गया। 30 नंबर मान लो, मैं मिनिमम कह रहा हूँ, ये जनरल स्टडीज़ और इसका पेपर का वेटेज है। तो ऐसे में जो मेरिट जो बनेगी, आप 70 नंबर के अंदर कितना भी अच्छा करोगे 60-55 नंबर ला सकते हो मैक्सिमम। और यहाँ पे अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, आप 5-7 नंबर 10 नंबर पे रह गए, तो फिर आप ओवरऑल जो है वो 60-70 के बीच में ही अटक के रह जाओगे। लेकिन यहाँ भी अगर आपने ठीक ठाक, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ स्मार्टली, कुछ सोच समझ के, प्लानिंग के साथ, ट्रेंड को समझते हुए चुनिंदा टॉपिक भी अगर आप पढ़ के चले गए ना, तो आप इस 30 में से 10 से 15 नंबर तक अपना स्कोर ला सकते हो, सिर्फ सेलेक्टिव स्टडी के साथ। अभी मैं बताऊंगा कैसे वो चीज़ करनी है, आप कैसे वो सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने, कैसे टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ करके आप अपना जो स्कोर है 75-80 तक ले जा सकते हो। ये जस्ट एक मैं रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं होता कि 80% कट ऑफ रहे नहीं रहे, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, 100 नंबर का पेपर भी नहीं होता। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो कॉमर्स का पेपर है उसके अंदर आपकी जो अच्छी परफॉर्मेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर देता है आपका जो ये सेकंड पेपर है, अगर इसमें आपकी परफॉर्मेंस वीक है तो। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सब्जेक्ट के लिए भी सोचें। ओके, मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, बस यही है कि बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरीज आती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन सब्जेक्ट में, क्योंकि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से है ना, हमने कभी हिस्ट्री पढ़ा, ना हमने जियोग्राफी पढ़ा, ये सब्जेक्ट हम नहीं जानते। इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है तो हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ी है, राजस्थान की इकोनॉमी हमने कभी नहीं पढ़ी, इंडिया की इकोनॉमी हमने कभी नहीं पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या इनके लिए कोई सेपरेट क्लासेस कोचिंग की, मैं इसको अभी आगे डिस्कस करता हूँ, आप खुद बताइएगा कि आपको ज़रूरत है कि नहीं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, हाउ टू प्रिपेयर, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो इसको मैंने दो भाग में बांटा है। एक तो आपके पास अगर टाइम जो है, टाइम ड्यूरेशन आपके पास जो अवेलेबल है वो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है, वैसे मुझे नहीं लगता कि अगर आज की स्थिति में मैं बात करूं तो कोई भी एग्ज़ाम है जो अभी नज़दीक में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप जब भी इस वीडियो को देखें, अगर उस टाइम आपके पास समय कम है, कम समय का मैं मान रहा हूँ कि मिनिमम आपके पास 30 डेज़ है, 30 से 45 दिन है। अगर इससे भी कम है तो थोड़ी सी और ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन अगर 30 दिन तक है तो भी आप अच्छी खासी चीज़ें जो है वो कवर कर सकते हैं। अभी उसके ऊपर भी आता हूँ। और लॉन्ग टर्म का मतलब, अगर आपके पास मोर देन 30 डेज़ है देन आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली आपको करना क्या है उसके ऊपर आते हैं, हाउ टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट, किस तरीके से प्रिपेयर किए जाए। और ये जो है वो पार्ट 1 है, इसके अंदर मैं सिर्फ जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान को कवर करूँगा कि इसको कैसे कवर किया जाए। फिर एक सेकेंड पार्ट लेके आएंगे जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट को मैं बताऊँगा। ठीक है, शुरू करें डिस्कशन। जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान कहाँ कहाँ ये देखने को मिलेगा आपको, ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में मिलेगा, आपको ये TRA जूनियर अकाउंटेंट के अंदर मिलेगा, JVNL जूनियर अकाउंटेंट में ये आपको मिलेगा। फिर इसके अलावा दूसरे जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें आप एलिजिबल मानते हो खुद को, चाहे रिको का हो चाहे किसी भी संस्था का हो, अगर वो राजस्थान में एग्ज़ाम हो रहा है तो ये राजस्थान की जनरल स्टडीज़ जो है वो आपके सामने आएगी ही आएगी। ओके, ठीक है। तो इसमें मेनली टॉपिक क्या क्या होते हैं समझिएगा, कौन कौन से टॉपिक हैं। पहले नंबर पे आता है हिस्ट्री, क्योंकि मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। दूसरे नंबर पे आता है पॉलिटिकल साइंस। तीसरे नंबर पे जियोग्राफी एंड फोर्थ इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इनके साथ में एक करंट अफेयर्स, ये 5 चीज़ें मेनली जो इसके अंदर कवर होती है जनरल स्टडीज़ के अंदर। अब समझिएगा, हिस्ट्री इतिहास हो गया, ये राजनीतिक विज्ञान हो गया, ये आपका जियोग्राफी यानी भूगोल हो गया, ये अर्थव्यवस्था हो गया, और ये जो करंट अफेयर लेटेस्ट जो घटनाएं होती हैं वो चीज़ हो गई। अब शुरू करते हैं अपना डिस्कशन कैसे इसको कवर किया जाए। ओके, तो थोड़ा सा अगले 5-10 मिनट के लिए ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। शुरू करने से पहले, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ये मैं जस्ट ऐसे ही ज्ञान बांटने के इरादे से बात नहीं कह रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकली जीवन में आप आजमाइएगा। अगर कोई भी वर्क आप कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़, एटलीस्ट जीवन में आपके 1000 मुश्किलें होगी, परेशानियाँ होगी, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं उस काम के प्रति उस पल में, उस क्षण में पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, वो काम आसानी से हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये स्टडी करने हैं जनरल स्टडीज़, ये राजस्थान का आपने कभी नहीं पढ़ा, आप इतने अच्छे नहीं हैं इनमें, लेकिन कर रहे हो आप जैसे तैसे, तो वो जो आधे घंटे के लिए आप पढ़ने का सोच रहे हो इसको, उस आधे घंटे में इन सब्जेक्ट के प्रति आपका नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं आधे घंटे में पढ़ रहा हूँ तो आधे घंटे में कर लूँगा, अच्छा खासा पढ़ लूँगा। 1 घंटा पढ़ रहा हूँ तो ठीक है, मैं 1 घंटे में कर लूँगा। अगर मेरे पास 15 दिन बचे हैं तो फिर 15 दिन में कर लूँगा इसको। बस ये जस्ट एक एटीट्यूड आपका यही होना चाहिए। अगर आप रिवर्स एटीट्यूड रखेंगे कि 15 दिन में तो कुछ नहीं होगा, 30 दिन में भी तो कुछ नहीं होगा, 60 दिन में भी कुछ नहीं हो पाएगा, और 60 साल में भी कुछ नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ इतना कि जिस मूवमेंट में आप वो चीज़ कर रहे हो वहाँ पे आप उस चीज़ के प्रति पॉजिटिव नज़रिया अपना रखें। डेफिनेटली ये चीज़ें थ्योरेटिकल नहीं हैं, लोग, महान लोग कह गए हैं ये बातें कि पॉजिटिव, सकारात्मक रखिए, तो इसका फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली। अब मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली चीज़,
फॉलो द ट्रेंड। अब एक चीज़ आपको पता चल गई, क्या क्या पता चल गई कि भाई अपने ये जो सब्जेक्ट है जो मैंने ऊपर बताया चारों पांचों, ये हम रेगुलर तो पढ़ते नहीं है, हमने तो लाइफ में इनको कभी देखा ही नहीं है। तो ऐसे में आप सबसे पहला काम यही कीजिए कि जो इनके ट्रेंड्स हैं कि इन सब्जेक्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उन ट्रेंड्स को पकड़िए। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेंड बताता हूँ, किस तरीके का ट्रेंड आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप मान लो, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, सिंपली फर्स्ट ग्रेड का पास्ट पेपर देख लीजिए। सिर्फ कॉमर्स का नहीं, 3-4 सब्जेक्ट्स के देख लीजिए। दूसरी चीज़, अगर फर्स्ट ग्रेड का आप दे रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड के जैसा ही कोई भी दूसरा एग्जाम जिसमें सिमिलर सब्जेक्ट दे रखे हैं, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान का सिलेबस सिमिलर कहीं और दे रखा है। जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले कोई एग्जाम का देखा था सिलेबस, हूबहू वही जो राजस्थान स्टडी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस था, हूबहू राजस्थान का वही सिलेबस एक दूसरे एग्जाम में और था। वो एग्जाम था शायद, कौन सा था, बड़ा एग्जाम था कोई राजस्थान का, सेम सिमिलर, मतलब कोई फर्क नहीं उसके अंदर। तो आप उसके जैसा कोई सिमिलर एक एग्जाम और भी देखिए जिसके अंदर राजस्थान का मोटा मोटी वही सिलेबस दे रखा हो, हूबहू भले नहीं हो, उसके भी आप एक दो जो है वो पास्ट पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, वो पेपर क्या कीजिए, उठाइए। 4 सब्जेक्ट हैं, अपनी एक नोटबुक लाइए, उसके अंदर सबसे पहला हिस्ट्री लिखिए। और हिस्ट्री के अंदर पहली चीज़ आपके सिलेबस में किस तरीके से दे रखा है हिस्ट्री। जैसे अगर हिस्ट्री के सिलेबस में एक तो जनरल वर्ड्स लिखे हुए हैं कि भाई हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम दिस टू दिस, इस समय से इस समय, फिर उसके आगे कुछ स्पेसिफिक वर्ड भी दे रखे होंगे कि भाई कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज, जालोर वंश, ये वंश, फिर राजस्थान का रीऑर्गेनाइजेशन, एकीकरण राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान के अंदर प्रजामंडल आंदोलन, इस तरह की जो राजस्थान में क्रांतिकारी महिलाओं का योगदान, ये जो स्पेसिफिक टॉपिक दे रखे हैं, मतलब जनरल के अलावा जो स्पेसिफिक चीज़ें दे रखी है, ये आपने उठाई। दूसरी तरफ आपने 3-4 पेपर देखे एक दो अलग अलग एग्जाम में जिसमें इस तरह का सिमिलर सिलेबस है। ऐसा नहीं आप आरएस का उठा लो या कोई अलग ही एग्जाम का उठा लो, तो वो आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा। नहीं मिलता तो आप तो बस उसी एग्जाम का देख लीजिए पेपर, और आप उसमें इतना सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि भाई इस स्पेसिफिक जो ये टॉपिक्स दे रखे हैं इनसे हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन हैं। तो आपने पेपर उठा के देखोगे तो मिला कि भाई हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो इन छोटे छोटे टॉपिक से सीधे दे दिए, 2 क्वेश्चन जो इस टॉपिक से दे रखे थे अकेले से। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ, अगर हिस्ट्री यूँ देखे तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर अपन ज़्यादा नहीं पढ़े, सिर्फ मेवाड़ वंश में राणा कुंभा, राणा सांगा पढ़ लें, जालोर का वंशज देख लें, अजमेर का चौहान वंशज देख लें, प्रजामंडल के अंदर जयपुर और जोधपुर प्रजामंडल देख लें, 2-3 जो मेन संस्थाएं बनी उनको देख लें, 2-3 जो मेन महिलाएं लीडर थी उनको देख लें। अगर ये स्पेसिफिक इवेंट भी अगर आप पकड़ लोगे तो हिस्ट्री के अंदर अगर मान लो अगर आप 10 क्वेश्चन मान के चल रहे हो तो 5 क्वेश्चन आप 50% तो इजीली अटेंड कर पाओगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया है कि ये कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से शुरुआत करनी है पढ़ने की। मैं पढ़ाई शुरू करने से पहले इन सब्जेक्ट का थोड़ा सा आप बैकग्राउंड समझिए, मैं उस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं सीधा किताब लेके शुरू हो जाए। तो हिस्ट्री बहुत बड़ी है राजस्थान की, आपके कंपटीशन में ऐसे भी लोग हैं जो हिस्ट्री कई समय से पढ़ रहे हैं, मतलब आपने बीए नहीं कर रखी है हिस्ट्री में, 11th-12th में नहीं पढ़ रखी है, तो आप इतना आप परफेक्ट नहीं हो सकते कि आप कहीं से कोई सी किताब उठा के सीधी रीडिंग कर लें। बड़ी सी किताब लेके आए जिसमें पूरी हिस्ट्री दे रखी है, वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है।
तो मैं जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ट्रेंड को समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम जो है आपका एग्ज़ाम, उसमें किस तरह का सिलेबस है, किस तरह का सिलेबस है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ आपको क्या करनी है। मैंने देखिए सिर्फ ये हेडिंग्स पॉइंट्स बनाए हैं, ऐसे ही नहीं बनाए हैं, मैं सिस्टमेटिकली आपके मन में जितने प्रश्न हैं सबको कवर करूँगा। पहली चीज़ आपको इसमें करनी है क्या, सिलेबस देखिए। दूसरा, पास्ट एग्जाम पेपर्स। तीसरी चीज क्या करनी है, मेक ए ब्रीफ एनालिसिस। छोटा सा एनालिसिस, ऐसा नहीं होता एनालिसिस एक्यूरेट आप हजारों डाटा कलेक्ट करें, आपको रिसर्च नहीं करनी है, बस एक दिमाग में पॉजिटिविटी लानी है कि हाँ अपन कर सकते हैं। कि भाई हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन थे, ऐसे तो हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन ये 4-5 चीज़ें पढ़ लेंगे तो भी अपने 3-4-5 सवाल तो वैसे ही सही हो जाएंगे। तो आपको वो काम करने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ आप कर सकते हो। और वो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत फ़र्क डालेगी। कोई चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हो, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो डेफिनेटली आप काम कर पाओगे। अगर आप में नेगेटिव है तो आप वो काम कभी नहीं कर पाओगे। अब ये कर लिया आपने, दूसरी चीज़ पे आते हैं, टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक रात को अचानक जोश से उठो सुबह को और हिस्ट्री पढ़ना शुरू करो, जियोग्राफी पढ़ना शुरू करो, इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करो और आप 10-15 दिन में उनको ख़त्म कर दो। इस तरीके से नहीं चलता है जीवन। आपको इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। और वो किस तरीके से आपको शुरू करना है और कौन सी किताब से शुरू करना है, मैं उस पर आता हूँ। उससे पहले जैसा आपने ये हिस्ट्री के लिए किया, सिमिलर आप एक्सरसाइज जियोग्राफी के लिए करें, पॉलिटिकल साइंस के लिए करें और इकोनॉमिक्स के लिए करें। आपको हर किसी में स्पेसिफिक टॉपिक नज़र आएंगे ऑटोमेटिक। जियोग्राफी है तो आपको पता चलेगी कि अच्छा ये जो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं, नहरें हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स होता है। फिर जो मृदा है, राजस्थान की मिट्टी है, उसके ऊपर फिक्स है, तो मृदा आपको रट लेनी है बिल्कुल कि हाँ यहाँ ये पाई जाती है, यहाँ ये पाई जाती है, यहाँ लाल काली पीली मिट्टी जो भी है, ठीक है। आपको एक मोटा मोटी आइडिया लगना चाहिए कि मृदा से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक टॉपिक मिल जाएंगे यहाँ पे। फिर आपके दिमाग में ये रहेगा अच्छा इसमें तो इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, इतने में मेरा काफ़ी हो जाएगा। जब इतना हो जाए तब और आगे कर लेना। आप ये सोचो कि सर हमें तो सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शुरुआत आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी। जब ये हो जाए, इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर बाकी वाले भी कर लेना, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर हैं, आप पहली बार इन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, पहली बार अगर आप इनको पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्टार्ट करना होगा, शुरुआत करनी होगी कहाँ से, जो 9th एंड 10th 11th एंड 12th की बुक्स है, किसकी, RBSE, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 9th 10th 11th 12th की जो किताबें हैं, इसके अंदर आपके चारों सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट्स, ये पहली बात तो कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। इकोनॉमी है तो वो भी अच्छे से दे रखी है, ठीक है। हिस्ट्री है वो भी अच्छे से दे रखी है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सारा कुछ अच्छे से पूरा मतलब प्रॉपरली दे रखा है। और वो इसी तरीके से दिया हुआ है कि एक जो 9th में आया है बच्चा जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है हिस्ट्री का, वो कैसे पढ़े, उसी तरीके से वो दिए हुए हैं। तो आपके पास, फिर से मैं कहूँगा, अगर आपके पास फर्स्ट टाइम लर्नर है तो आप डेफिनेटली किसी भी, क्या कहते हैं, जो ऑथर की बड़ी किताब लाने से पहले आप, मेरे हिसाब से वो आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप इन्हीं से कवर कर सकते हो बेसिक चीज़ें। नहीं लगता आपको ये अप्रोप्रिएट, थोड़ा बहुत आपका बैकग्राउंड है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी ऑथर की किताब ला सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगेन ध्यान रखिएगा, साइज एंड कंटेंट।
साइज बड़ी नहीं होनी चाहिए, कंटेंट जो है वो कंसाइज होना चाहिए। आपको हिस्ट्री के अंदर पीएचडी नहीं करनी है, आपको जियोग्राफी में पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तो कंसाइज हो, कम हो, प्लस उसकी साइज भी लिमिटेड हो। ऐसा नहीं 500 पेज की बड़ी किताब ले आए। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें करेंगे, चाहे तो इस सोर्स से चाहे तो इस सोर्स से, और मैंने तो एक बार मुझे पढ़ना था, मैंने एक तीसरा सोर्स और यूज किया, 9th 10th इनकी भी एक समरी अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप जाओगे तो मिल जाएगी। समरी से पढ़ लीजिए, 70 पेज की थी। मुझे मोटा मोटी आइडिया लग गया कि अच्छा मेवाड़ वंश में ये मेनली राजा हुए, इसमें ये राजा हुए। जियोग्राफी समझ आ गई बेसिकली कि अच्छा 4 प्रदेश होते हैं, ये भौगोलिक प्रदेश है, ये मृदाएं पाई जाती है, ये मिट्टियाँ, ये जलवायु, हर चीज़ का मुझे बेसिक आइडिया मिल गया सिर्फ इस समरी बुक से। अब अगर मेरे पास टाइम है तो मैं हो सकता है उसमें और ज़्यादा पढ़ सकूं, लेकिन ऐसा तो हुआ कि मुझे एक बार कॉन्फिडेंस तो आया कि हाँ मैं भी जानता हूँ, डिटेल के अंदर नहीं जानता लेकिन हर किसी का बेसिक मुझे भी पता है। राणा सांगा का कंट्रीब्यूशन क्या था, उसने कौन से मेजर वॉर लड़ी थी, कौन से जीती थी उसके अंदर। फिर अगर जियोग्राफी में मेन क्या क्या चीज़ें हैं, पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से हैं, हाई कोर्ट किसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, ठीक है, बेसिक चीज़ें मुझे सबका आइडिया है। ये किसके बजाय बेहतर है कि आप अगर एक 500 पेज की बड़ी सी किताब लाके, जितने में मैंने 70 पेज में चारों का बेसिक आइडिया लिया, उतने में आप 70 पेज उसके पढ़ेंगे और आपने सिर्फ एक छोटा सा मेवाड़ वंश पढ़ा, तो आपके कंपैरिजन में मैं स्ट्रांग पोजीशन में हूँ। आप समझ रहे हो बात। तो पहला पॉइंट जो मैंने बताया कि शुरू करने से पहले, बिफोर यू स्टार्ट, आपको क्या करना है, जानना है किसको, ट्रेंड को, और उसी को फॉलो करना है। दूसरी चीज़ मैंने कही, आपको छोटे छोटे कदम बढ़ने हैं, एक साथ बड़ी छलांग नहीं लगानी है। कहने का मतलब है जब आप शुरुआत करें तैयारी के, आपने देख लिया पुराना पेपर, आपने देख लिया सिलेबस, समझ आ गया कि अच्छा इस तरीके से करना है, पढ़ना तो पड़ेगा, ये टॉपिक मेन है। तो अब आप क्या कीजिए, चूज कीजिए बुक या सोर्स। जो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बताइए, कंसाइज, कॉम्पैक्ट, और सबसे मेन चीज आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। आपकी जो कैपेसिटी है, आप जितना पढ़ सकते हो, जितना रिटेन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते तो छोटी किताब लाइए, उससे शुरुआत कीजिए। जब वो हो जाए उसकी समरी भी एक बार आप बना लो, तब आप एडवांस किताब पे चले जाना, ठीक है। तीसरी चीज़, नो योर लिमिट्स। ये चीज़ अगेन मैं फिर से यही कह रहा हूँ, आपको खुद की लिमिट जाननी पड़ेगी कि आप जो है एक हिस्ट्री के स्टूडेंट को मात नहीं दे सकते हिस्ट्री पढ़ के, क्योंकि वो पढ़ता आया है। अगर आप उससे बहस करोगे, उससे प्रश्न उत्तर करेंगे तो आप उसको कभी नहीं हरा पाओगे, ना उतनी तह तक गहराई में जा पाओगे। एक जियोग्राफी के स्टूडेंट को, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को आप नहीं हराना है, आपको सिर्फ अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना है। तो यहाँ पे जो है वो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने ऊपर एक सवाल लिखा था, क्या कोचिंग की ज़रूरत है, उसकी नीड है। तो इस सवाल का जवाब यहाँ मैं देता हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम में इसका सिग्निफिकेंट वेटेज है कि भाई 50% वेटेज है इसका, देन आप डिसीजन ले सकते हो, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बराबर वेटेज है, फिर आपके लिए ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर ये 50 से कम है परसेंटेज, तो मैं एडवाइस करूँगा आपको कि आप जो कोचिंग है भले अपने सब्जेक्ट्स के लिए लीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो, लेकिन यहाँ आपको दूसरे इन सब्जेक्ट के लिए किसी दूसरे कोचिंग में व्यस्त जो है, दूसरे कोचिंग मतलब किसी भी संस्था के अंदर जाओगे आप, 2 घंटे 3 घंटे ऑनलाइन लेक्चर भी देखोगे तो वो यूज़फुल नहीं होगा। उसकी बजाय मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप सेल्फ स्टडी प्रारंभ कीजिए, जो मैंने ऊपर बताया ऐसे किताब सेलेक्ट करके, फिर आप स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए वीडियोस देख लीजिए। स्पेसिफिक टॉपिक के लिए जैसे कि भाई इकोनॉमी के अंदर एक पॉपुलेशन चैप्टर है जिससे हर साल एक फिक्स क्वेश्चन आता है, तो यूट्यूब पे 1 घंटे का वीडियो देख लिया। फिर राजस्थान के लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका एक वीडियो देख लिया।
जो जो मेन चीज़ें उनके लिए वीडियो आप कोचिंग की सहायता ले सकते हैं, मतलब टीचर की सहायता ले सकते हैं। इन जनरल आपको अगर आप हिस्ट्री शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर उसमें दिक्कत क्या है, मैं बताऊं आपको कि जो पढ़ाने वाला है जनरली ऐसा नहीं होता कि जो हिस्ट्री और इस तरह के कॉमन सब्जेक्ट है वो एग्जाम स्पेसिफिक नहीं पढ़ाए जाते हैं। जो व्यक्ति जो टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो वो हिस्ट्री सबके लिए पढ़ा रहा है, सारे एग्जाम में वही लेक्चर काम आने हैं, RS में भी वही आएंगे, तो वो तो पढ़ा रहे हैं किसी और एग्जाम के हिसाब से। आपको पढ़ना है अपने एग्जाम के हिसाब से जिसमें वो बहुत लिमिटेड उसका स्कोप है, तो आप अननेसेसरी की चीज़ें पढ़ रहे हो, वहाँ टाइम दे रहे हो, वो आपको उतनी याद भी नहीं हो रही है, उस वजह से आपका यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है वो आपके कमज़ोर हो रहे हैं। समझ आई बात? तो कहने का मतलब ये है आप अपनी लिमिट जो है वो जान के रहिए। आपकी लिमिट ये है कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और हमारे लिए जितना उसका वेटेज है उससे ज़्यादा हमें उस पर समय नहीं देना है। ओके, इज इट ओके? नेक्स्ट चीज, ऑलवेज हैव द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। अब जो मैंने ऊपर एक चीज़ बताई आपको, ट्रेंड एनालिसिस, ये बड़ी काम की चीज़ है। मैं जो ये अभी बताने जा रहा हूँ, ये जो ऊपर मैंने कहा, आप थोड़ा सा एक बार पुराने पेपर और सिलेबस को तसल्ली से, मतलब भले आप 1 या 2 दिन लगा दीजिए उसमें, एक एक सिलेबस देखिए आराम से, हिस्ट्री के 4-5 पेपर देखिए पुराने एग्जाम्स के, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के देख लीजिए। समझ रहे हो आप? वैसे सब्जेक्ट वाइज मेरे हिसाब से ये जनरल पेपर चेंज नहीं होता, फिर भी आप देख लीजिए जितना आपको मिल सके। अब जब एक बार आइडिया लग गया, आप पढ़ना शुरू करें तो देखेंगे आप कि जो 60 से आप मान लीजिए 70 से 80% जो क्वेश्चंस है एग्जाम में, 70 से 80% क्वेश्चंस, करीब 20 से 30% जो टॉपिक है वहीं से आते हैं। ये क्या बात हुई सर? जी हाँ, देखिए कुछ ऐसे टॉपिक है जो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि जो ये पूरे सिलेबस के अंदर 20-30% टॉपिक है, वहीं से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वहीं से बनते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो राजस्थान के CM कौन कौन रहे, राजस्थान के राज्यपाल कौन कौन रहे, हाई कोर्ट के जज कौन कौन रहे, मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के और कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है मेन वो, या किसी के कार्यकाल से रिलेटेड बातें हैं, इस पे आपको फिक्स सवाल मिलता ही मिलता है नॉर्मली। अगर मैं जियोग्राफी की बात करूं तो ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, नहरें वगैरह, ये मृदा हो गई, जलवायु हो गई, ठीक है, मानसून किधर से आएगा, पहले किधर एंटर होगा, पहले कहाँ बारिश होगी, बाद में कहाँ बारिश होगी, कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ कम बारिश होती है, वन रिपोर्ट हो गई, पशुधन रिपोर्ट हो गई। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे फिक्स सवाल मिलते ही मिलते हैं। तो आपको ये करना है कि आपको कोई भी चीज़ करने से पहले उसका कॉस्ट का, जितना आप समय उसमें दे रहे हो, उसके बेनिफिट का एनालिसिस कर लीजिएगा। जैसे मैं बताऊं आपको पता चला कि भाई जो एक पशुधन रिपोर्ट करके है उससे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अब आपने वो रिपोर्ट उठाई, एग्जाम्पल के लिए 50 पेज की रिपोर्ट थी, या कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा तो उस यूट्यूब वीडियो में कोई 100 फैक्ट बता दिए उसने याद रखने के लिए, परसेंटेज और पता नहीं क्या क्या। अब वो सब करके आपको पता है एग्जाम में अधिकतम इससे क्वेश्चन आएगा तो कितना आएगा, एक सवाल आएगा। क्या ये वर्थवाइल है आपको ये पशुधन रिपोर्ट? नहीं पढ़नी चाहिए। रीज़न भी, जितनी आपने इसमें कॉस्ट लगाई, जितना आपने समय इसमें इन्वेस्ट किया, क्या उतना आपको इससे बेनिफिट मिला? नहीं मिला। इस 1 घंटे की बजाय आप 10 मिनट में इसमें से रैंडमली सेलेक्ट करके 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लीजिए, क्योंकि आप 1 घंटा पढ़ोगे तो भी ये 50 पेज या 100 फैक्ट याद तो होने नहीं है। तो बेटर है या तो इतना समय जो है वो आपने कोई दूसरी चीज़ पढ़ी उसका रिवीजन कीजिए, या इसमें से जो सेलेक्टेड 10 टॉपिक पढ़ के
उसको 5 बार रिवाइज कर लीजिए 1 घंटे में फटाफट, ताकि वो 10 याद तो रहेंगे एग्जाम में। मतलब मेरा ये कहने का है कि आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हो तो उसका बेनिफिट ज़रूर देखिएगा कि भाई वो एग्ज़ाम के अंदर कितना रेलेवेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम में उससे कितने सवाल बनते हैं, उस हिसाब से उस पर समय अपना जो है वो निवेश कीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल चीज़, वेरी इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको मस्ट है, हर किसी को फॉलो करना चाहिए। मान लो आज मैंने शुरू की हिस्ट्री पढ़ना, ठीक है, 2 हॉर्स के लिए मैंने पढ़ी और 2 घंटे के अंदर मैंने शुरुआत की मेवाड़ से। आप कहोगे बार बार मेवाड़ क्यों, मुझे इतना ही आता है, मेवाड़ याद इतना ही है आज की डेट में, भूल गया मैं खुद भी। अब देखिए, मेवाड़ से आपने शुरुआत की और यहाँ पे आपको देखने को मिला क्या क्या देखने को मिला कि भाई ये पहले ये राजा थे, फिर ये राजा थे, फिर ये राजा थे। अच्छा, इसमें ये 2 मेन राजा थे, राणा सांगा और कुंभा, ठीक है। कुंभा ने मेन एक तो आर्ट के लिए अच्छा काम किया, मेन वॉर ये लड़ी, और तीसरा कुछ अदर पॉइंट्स इनके लिए ये थे। आप क्या कीजिए, जैसे ही ये चीज़ कंप्लीट हुई, आपने 2 घंटे पढ़ ली, अब आप इस किताब को रख के कुछ और पढ़ने जा रहे हो, वहाँ पे आप रुके और एक 15 मिनट और दे दीजिए, 15 मिनट और दे दीजिए। 15 मिनट में सिंपली आप इतना सा कीजिए, एक पेज के ऊपर कुंभा लिखिए, बस ये इसी तरीके से चार्ट बनता है, हमेशा ऐसे ही बनाया करो। कला के क्षेत्र में योगदान कुंभा का, लड़ाई कौन कौन सी लड़ाई, और कुछ अन्य बातें। फिर इसमें सिंपल पॉइंट कि भाई इसने ये 3 किताबें लिखी, ये 3 युद्ध लड़े, शॉर्ट में एकदम सिर्फ नाम, इसके अलावा ये 2-3 बातें और याद रखना। सिमिलरली दूसरा जो था राजा सांगा, उसका भी नाम लिख दिया, उसने ये किया, एकदम शॉर्ट में, मतलब 10 मिनट फटाफट जो याद आ रहा है वो लिख दीजिए। ऐसे नहीं बिल्कुल जमा के आप लिख रहे हो। अब इससे क्या होगा, कल आप शुरू करो उससे पहले एक बार क्या कर लीजिएगा, ये जो क्विकली आपने जो लिखा है ना, एक बार इसको वापस देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। परसों फिर एक बार यहाँ से शुरू करके कल वाला भी साथ में देख के इस तरह का चार्ट, ये एकदम समराइज और कंडेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा लेंथी आपने कर दिया, लेकिन इसको आपको करना पड़ेगा इसी तरीके से। इससे क्या होता है, दुनिया का सिंपल सा नियम है क्या, द मोर यू रिवाइज मोर यू गेन। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। और MCQ मल्टीपल चॉइस बेस्ड एग्ज़ाम के अंदर चीज़ें एग्ज़ाम में याद तो आती है, लेकिन वो एग्जैक्टली कौन सी थी वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते। इस वजह से एग्ज़ाम में दिमाग आपका 2 जवाब दे देता है, कभी कभार 3 जवाब दे देता है, और वहाँ पे जब 2 जवाब होते हैं तो 50-50 हो जाता है, 3 जवाब होते हैं तो 33% प्रोबेबिलिटी हो जाती है, और बहुत चांस है कि आप गलत करके ही आओ। तो ऐसे में आपको ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, और मैं आपको रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। क्या, खास करके कॉमर्स में आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉमर्स में प्योर कॉन्सेप्ट चलते हैं तो वहाँ आपको याद ही रहेंगे। डेप्रिसिएशन रट्टा नहीं लगाना, डेप्रिसिएशन आपको पता है ये होता है ऐसे, स्ट्रेट लाइन मेथड ये होता है, WDV, हर चीज़ आपको समझ आ जाएगी। लेकिन सिर्फ यही तो याद रखना है, तो थोड़ा कष्ट उठा लीजिए। कष्ट उठाना क्या है, आफ्टर यू रीड, अगर आप पढ़ रहे हो एनीथिंग, कुछ भी पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री पढ़ी या जियोग्राफी पढ़ी, उसके बाद क्या कीजिए, मेक अ स्मॉल चार्ट, एक छोटा सा चार्ट बनाइए, और वो एकदम क्विक और कंसाइज होना चाहिए। किसके बारे में है, जैसे आज आपने 4 चीज़ें पढ़ी जियोग्राफी के अंदर, तो वो 4 ऐसे छोटे छोटे बना दीजिए, ऊपर बना दिया, फिर बना दिया, एकदम खुले खुले। और ऐसा नहीं फिर इसको बिल्कुल कंडेंस, नीचे जगह छोड़िएगा, क्यों,
कल को आप रिवीजन करोगे तो आपको एक और बात पता चली इसके बारे में, तो वो भी आपने यहाँ लिख दी, एक और पता चली वो भी लिख दी, तो आप यहाँ नोट बना के और चीज़ें ऐड कर सको, इतनी जगह भी आप खाली छोड़िएगा। अब इससे होगा ये कि ये जो आपने स्मॉल चार्ट बनाया 5 मिनट लगी, कितना लगा, 1 घंटा पड़ा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा। कल जब आप शुरू करोगे तो पहले ये पुराना वाला चार्ट देख के फिर शुरू करना। परसों जब करो तो पहले के 2 दिन के कर देना, उससे अगले दिन पिछले 3 दिन के, मतलब इसको फिर से इसी तरीके से अगले 4 दिन तक रोजाना इसको देखना। तो ये चीज़ आपकी करीब 5 बार रिवाइज यही हो गई। एक बार आपने पढ़ लिया और अगले 4 दिन तक जब भी आप देख रहे थे इसको रिवाइज कर रहे थे। ये चीज़, ये पिक्चर जो है ना कुंभा का योगदान की, अच्छा 2 किताब, ये सीधा आंख बंद करके याद आएगी। और रिवीजन का तरीका भी यही होना चाहिए, जब आप अगले दिन आओ तो पहले खुद से सोचिए, अच्छा कुंभा का कल क्या पढ़ा था, पहले आर्ट एंड कल्चर में ये किताबें लिखी थी, ये इसके कवि थे, ये मंदिर बनवाया, फिर ये लड़ाई लड़ी, इसमें ये जीता, इसमें इसके साथ दिया, ये मेन फैक्ट थे। जितना याद आए उतना, नहीं वो बाकी वाले देख लेना। परसों फिर करो तो एक बार फिर से दिमाग पे जोर डालना। अगर आपने ये काम ज़्यादा नहीं 2-3 दिन ही कर दिया, फिर इसको कट कर देना, अगले 3 दिन के पढ़ना, फिर इसको सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये तो चीज़ ज़रूरी है कि आपको अनुशासित होना पड़ेगा कि अगर आप 40 दिन का, 45 दिन का, 50 दिन का या 30 दिन का, जितने भी दिन में इसको कवर करने का सोच रहे हैं इस सब्जेक्ट को, इन सब्जेक्ट को, जनरल स्टडीज़ को, उतने दिन आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। चाहे आप 2 घंटे डेली दीजिए, चाहे आप 4 घंटे दीजिए, रेगुलर आपको वो देना पड़ेगा समय। मैं मानता हूँ इसके लिए अगर 30 दिन है आपके पास और आप डेली 3 घंटे दे सकते हो, 3 आवर्स डेली बेसिस पे, तो आप इजीली चारों सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। जैसा मैंने बताया, ऐसा नहीं आप पूरे इसकी महारथी हो जाएंगे, लेकिन आप 50% स्कोर कर सकते हो इजीली। बस थोड़ा सा आपको उन पास्ट पेपर्स और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट कुछ सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक तो अगर मैंने आपको बता ही दिया 9th to 12th RBSC बुक्स, फिर हिस्ट्री के लिए एक मैंने कोई बुक देखी थी, पवन उमरिया या ऐसा कुछ नाम था ऑथर का, उनकी छोटी किताब लगी थी मुझे काफ़ी, अगर हिस्ट्री के लिए वो देख रहे हैं तो। और बाकी तो जियोग्राफी और ये तो लगभग इससे कवर हो जाएंगे आपके RBSC बुक से, इसकी भी वैसे ज़रूरत नहीं है। एक जो है वो 9th से 12th की समरी अवेलेबल है मार्केट में, वो आप डेफिनेटली लाएं। शुरुआत वहाँ से आप अच्छी कर सकते हो। मतलब यूँ समझ लीजिए, आप जब प्रिपरेशन करो उससे पहले आप 7 दिन का एक ट्रायल पीरियड रख देना कि आज से 7वें दिन से मैं इसकी तैयारी करूँगा। पहले 7 दिन सिर्फ यूँ ही मौज मस्ती में बिना लोड लिए वो समरी बुक पढ़ लेना, ताकि एक बेसिक आइडिया आपको सबका मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे मेन चीज़ मैं कहना भूल गया, जो राजस्थान इकोनॉमी है उसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, राजस्थान इकोनॉमी को। क्योंकि मैं कारण बताऊँ, राजस्थान इकोनॉमी की जो सेक्टर्स है बहुत लिमिटेड है। जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर। पहली चीज़ तो इन तीनों का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में, और ये तो आपको देखना ही है। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आपको क्या याद रखना है कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो है मेन क्या क्या है, इसमें एक रिको होता है मेन, तो जो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं, वो आपको ध्यान में रखनी है। और गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है इससे रिलेटेड खास कोई लोन वोन देने की, तो वो। सिमिलरली सर्विस सेक्टर तो राजस्थान वैसे ही नहीं है। एग्रीकल्चर कितना है राजस्थान के अंदर, तो आप देख लीजिए राजस्थान जो है कौन सी फसलों के अंदर लीडर है, फर्स्ट पोजीशन पे है या सेकंड पोजीशन पे। जैसे बाजरा में है, तेल वाले जो प्रोडक्ट हैं, रायडा वगैरह, ये सब, तो उन फसलों के नाम और मेन कोई स्कीम है तो वो। फिर उसके अलावा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड दे सकते हो, पावर बिजली देख सकते हो कि कितना टारगेट है अपना, कितनी सोलर पावर का टारगेट है, बड़ा सोलर पार्क कहाँ लगा है, सेलेक्टेड चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में देख ली, तो ये इकोनॉमी भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। तो ये जो 9-10 बुक है प्लस एक वेबसाइट है
raj.ras.in, इस पे अगर आप जाओगे, मेरी नहीं है, जस्ट मैं कई बार इसको देखता हूँ तो मुझे अच्छी लगी। इस पे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, राजस्थान जो इकोनॉमी है उसके अच्छे नोट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ समराइज फॉर्म में। जैसे एग्रीकल्चर चाहिए तो 2 पेज में एग्रीकल्चर की मेन बातें, इंडस्ट्री चाहिए तो इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो ये सोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फ़र्क इससे नहीं पड़ता कितनी अच्छी किताब है आपके पास, कितनी मोटी तगड़ी किताब है, कितना अच्छा सोर्स है। फ़र्क इससे पड़ता है आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हो, आप उसकी प्लानिंग कैसे कर रहे हो और उसका एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हो। मैंने कोशिश की, देखिए एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता कि क्या चीज़ आपके लिए काम करेगी। मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया आपको, कुछ पॉइंट बना के, ताकि कुछ क्लैरिटी आए। मतलब आपके लिए अगर ये सब्जेक्ट एक हुआ है आपके दिमाग में है कि करने हैं, कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, तो एक कुछ रोड मैप हमने इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की कि इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो अपने इन सब्जेक्ट की। और यकीन मानिए अगर आपने कर लिया तो ये आपका बेस्ट होगा। आपका बेस्ट नहीं, आप पूरे अपने कंपटीशन में सबसे बेस्ट होंगे, क्योंकि लोग इसको 100% एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है कोई नहीं कर पाता, किसी के पास कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। चलिए, कोशिश थी मेरी कि आपको कुछ कॉमर्स से हटके जो दूसरे सब्जेक्ट है उनके बारे में बताऊं। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी और कोई भी आपके डाउट हो, क्वेरीज हो, बिंदास आप मुझे भेजिए। जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है या जो मेल आईडी है ca.sandeepbishnoi@gmail.com, उस पर भेज सकते हैं या इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और एक नए सीज़न के साथ, नई डिस्कशन के साथ, नए सेशन के साथ, नई सेशन। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।